नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। इस YouTube चैनल में हम क्या करने वाले हैं वो आज आपको पता चल जाएगा क्या। बेसिकली इस YouTube चैनल का उद्देश्य ये है, इस बार आईपीसीसी पार यानी जितने भी विद्यार्थीगण अपने नवंबर 2020 में आईपीसीसी ऑल सिलेबस का जो एग्जाम होने वाला लास्ट अटेम्प्ट है, वो देने वाले हैं, तो उनके लिए हम इसमें ऑडिट, आईटी, एसएम और अगर सुटेबली हुआ तो एडवांस अकाउंट्स, हम तीनों इसमें कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम आईटीएसएम को कवर कर रहे हैं इसमें स्टार्टिंग में, और साथ-साथ इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम जितने भी जो टॉपिक्स हैं आपके वो कवर करवाने वाले हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है, क्योंकि एक तो ये लास्ट अटेम्प्ट है और काफ़ी बच्चों की उम्मीद है। तो इस बार हमारी कोशिश ये रही कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जितना भी हम कंटेंट आपको करवा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले क्लासेस ली हुई है और पहले आप पढ़े हुए हैं। इस बार जो आपका अटेम्प्ट है, वैसे भी लास्ट है, तो बहुत सारे बच्चों ने कन्वर्जन करवा लिया होगा, लेकिन जितने भी बच्चे हैं इस बार उनको चांसेस हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो निकल जाएँ, क्योंकि इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा फिर से ये चीज़ें पढ़ने का। उसके बाद वो सभी फाइनल में आ जाएँगे, तो इसलिए जो अटेम्प्ट है अपना जी-जान से लग जाइए इसमें और इसको क्लियर कर लीजिए। तो आज हम सबसे पहले आईटी का इसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम इसको एक बार समरी के फॉर्म में इसको गो थ्रू करेंगे, जिससे जल्दबाजी में हो जाए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और अगर आप लोग नए हैं, वैसे भी हमारा चैनल भी नया ही है, तो आप चाहे वीडियो ज़रूर देखिए, चाहे चैनल को लाइक कीजिए या मत कीजिए। लेकिन आप जितने भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उसे ज़रूर देखिए, आपके ही फ़ायदे के लिए है। ये जो नोट्स हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स है बेसिकली, और मैं इसको बोल भी रहा हूँ यहाँ पे। तो इन केस किसी को फ्रेश नोट्स बनाने हैं, तो वो इससे बना सकता है, देख के भी। इन केस कहीं पे कुछ समझ में ना आए, तो मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा इसमें 1 से 2 बार, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हो अच्छे से। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर का नाम हमें पता चल गया, क्या बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, डेटा। डेटा क्या होता है? तो डेटा इज़ एन रॉ फैक्ट। डेटा एक क्या कच्चा फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, एंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए नंबर और स्टेटमेंट सच एज़ ए डेट और ए मेजरमेंट। डेटा जो एक प्रकार से कच्चा माल जो होता है, हम उसको कुछ भी फॉर्म दे सकते हैं, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वर्ड की फॉर्म में हो। अगर नंबर में होगा तो डेट भी हो सकता है और कोई मेजरमेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा क्या है, सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं। डेटा इज a raw fact and can take the form of a number or statement such as a date और मेजरमेंट। तो डेटा को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का जो नंबर है वो एक प्रकार से डेटा है, रो फैक्ट है, वो कच्चा माल है। उसके जो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर हैं, तो आपको याद करने होते हैं, तो वो डेटा है, लेकिन वो सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी के में 9 8 5 6 4 2 1 3 कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, डेटा के बाद में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इन्फॉर्मेशन जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे हम जानते हैं सूचना होती है इन्फॉर्मेशन का मतलब, लेकिन हमें जब लिखने की बारी आती है, तो हम लिख नहीं पाते हैं। पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, तो आप वो सभी भी नोट करते हुए चलिएगा साथ-साथ, और अपने आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर न पहले से बना रखे हैं, तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हो। और कोई फ्रेश फर्स्ट टाइम बना रहा है कि इस बार आईपीसीसी पार का ही उद्देश्य है उसका, तो फिर से बना भी सकता है, नहीं भी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने ज़्यादा टाइम आप इसको देखेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप ही के काम आएगा। तो इन्फॉर्मेशन, व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसको, और स्ट्रक्चर यानी सिस्टमैटिक फॉर्म में लगाया जाता है और प्रेज़ेंट किया जाता है, यानी उसको दर्शाया जाता है इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, किसी संदर्भ के रूप में, सो एज़ टू मेक इट यूज़फुल, जिससे कि वो क्या है, यूज़फुल हो जाए, यानी अभी उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके बाद उसकी कोई कीमत हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की हम परिभाषा फिर से पढ़ेंगे। व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड, ऑर्गनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड, व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड, ऑर्गनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कंटेक्स्ट सो एज़ टू मेक इट यूज़फुल, इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी अभी तक। तो पहला हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, डेटा क्या होता है, दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो डेटा क्या होता है, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट and can take the form of a number or statement such as a date or measurement। और information क्या होता है, when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called information। तो हमने ये 2 चीजें जानी, तो अब इसके बारे में जानते हैं।
डिफरेंस, ये डिफरेंस में क्या है इसका? तो पहला जो बताया गया कि डेटा को और इंफॉर्मेशन को हम बाइफरकेट जब हम करते हैं, क्या करते हैं? डेटा क्या है? रो फैक्ट है एंड अनऑर्गेनाइज्ड होता है डेटा, यानी उथल-पुथल होता है। दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, जिसको जरूरत होती है प्रोसेस करने की। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, organized, structure or presented in a given context so as to make it useful, it is called information। तो हम उसको क्या बोलेंगे? information जब हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, तो बात कर लीजिए आगे की। तो इसमें बात बात सेकंड पॉइंट जो है, डेटा क्या है? डेटा इज इन इट्स सेल्फ इज मीनिंगलेस। जो खुद में डेटा जो हमें मिलता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, और ये सबसे जो निचला जो स्तर होता है नॉलेज का, उसका पाया जाता है, यानी इसको हम डेटा बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन इज द सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज, और जो सूचनाएं हमें मिलती है वो नॉलेज के दूसरे लेवल पे, चरण पे मिलती है। तो सबसे पहले तो डेटा क्या होता है? रो फैक्ट होता है, वो अनऑर्गेनाइज होता है, मीनिंगलेस होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बताइए, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अभी पढ़ा है। ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंटेड होती है, और गिवन कंटेक्स्ट में होती है, जिससे कि वो कुछ यूजफुल बन पाए। और ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग आर डन टू ऑब्टेन डेटा। डेटा को प्राप्त करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और जबकि इंफॉर्मेशन हमें क्या एनालाइज एनालाइज करना पड़ता है डेटा को, जब हमें जाके कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सेकंड डिफरेंस बात करते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में, कि इंफॉर्मेशन में और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस आता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन इज पीस मेल, यानी टुकड़ों में होती है, फ्रेगमेंटेड एंड पार्ट पर्टिकुलर होती है, किसी खास चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन नॉलेज क्या होती है? नॉलेज के बारे में कहा गया, नॉलेज होती है स्ट्रक्चर, कोहेरेंट यानी सुसंगत, एंड ऑफन यूनिवर्सल, और यानी सार्वभौमिक, यानी हर जगह सेम ही नॉलेज मिलेगी अगर हम देखेंगे तो। अगर पूछा जाए ए फोर क्या होता है? एप्पल भी होता है, और ए फोर अमेरिका भी होता है। लेकिन वही अगर पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो अगर जिसको पता है तो हर कोई एक ही नाम बोलेगा, अगर नहीं पता तो बोलेगा नहीं पता। उसी प्रकार से कहा गया कि जो नॉलेज होती है इज टाइमली, यानी वो टाइम टू टाइम, ट्रांजिटरी, एंड मे इवन बी शॉर्ट लिव्ड। ये नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है? छोटे समय के लिए होती है। एक टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है दूसरे टाइम काम ना करे। और सेम जो नॉलेज होती है इज ऑफ एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस, यानी वो हमेशा के लिए होती है। जो नॉलेज होती है हमारे हमेशा काम आती है। इन्फॉर्मेशन इज ए फ्लो ऑफ मैसेज, इन्फॉर्मेशन में क्या फ्लो होता है मैसेज का। और नॉलेज इज ए स्टॉक, और नॉलेज में क्या है? स्टॉक है। इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय बीइंग टोल्ड, और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है कहने सुनने से मिलती है। और जबकि नॉलेज क्या होती है? एक्वायर्ड बाय थिंकिंग, जब हम सोचते विचारते हैं तो जब हमें नॉलेज के बारे में पता चलता है। बिजनेस प्रोसेस उसके बाद में, तो बिजनेस प्रोसेस क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस एक प्रकार की एक्टिविटी होती है, is an activity or set of activities that will accomplish a specific organization goal, जिसके द्वारा हम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज that
will accomplish a specific organization goal, और अगर दूसरी परिभाषा इसकी देखें तो दूसरी परिभाषा में कहा जाता है ए बिजनेस प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज और टास्क दैट प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट सर्विस और प्रोडक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस प्रोसेस है वो कलेक्शन है इसका रिलेटेड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज का और टास्क का जो प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। तो ये होती है बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन। तो फिर से हम पढ़ेंगे एक बार क्या। बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी दैट विल अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल। बिजनेस प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट विल अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक organization goal, or a business process is a collection of related structured activities or tasks that produce a specific service or product for a specific organization। अब बात की जाए बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, BIS। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है जो पास्ट अटेम्प्ट्स हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम और व्हाट इज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मे बी डिफाइंड, इसको डिफाइन किया जाता है एज सिस्टम इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीपल एंड बिजनेस। बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मिल रही होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, पीपल के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी डिफाइंड एज सिस्टम इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीपल एंड बिजनेस। BIS ब्रिंग्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ब्रिंग करता है यानी लाता है फंक्शंस और इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स टुगेदर फॉर एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव, जिससे क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है बेसिकली। BIS bring business information system bring business function and information module together for establishing effective communication channel which are useful for making timely and accurate decision, जिससे क्या है हम समय पे रहते हुए सही प्रकार के डिसीजन ले पाए एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस, और जिससे जो हम कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस को। उसके बाद में बात की जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू, और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या खासियत काबिलियत होनी चाहिए। हैव लार्ज कैपेसिटी फॉर स्टोरेज, उसके अंदर सबसे पहली जो बात बताई गई है कि इंफॉर्मेशन जो भी सिस्टम हो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज की। हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आल्सो प्रोवाइड फास्टर एक्सेस, और साथ ही साथ उसको हम जल्दी से एक्सेस भी कर पाए ऐसी भी सुविधा उसके अंदर होनी चाहिए। कहीं पता लगे है तो उसमें बहुत सारा स्पेस, लेकिन हम सुबह लेके खोल के बैठे थे सिस्टम को और वो 2-3 घंटे में आराम से ओपन हो रहा है, तो इतना सिस्टम तेज फास्ट सुपर फास्ट क्या काम का हमारा। दूसरा, प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, और जिससे कि हो गया डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट यानी हमारी सहायता कर पाए जिससे जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं। ग्रांट ए कॉम्पिटिटिव एज, और हमें मिले एक कॉम्पिटिटिव एज यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसके ऊपर एक प्रकार का हमें पॉजिटिव वो मिलना चाहिए एज। एंश्योर, और एंश्योर की जाए इसे फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, और जल्दी और सही प्रोसेसिंग की जा सके डेटा की। ऑफर फास्टर कम्युनिकेशन, और ऑफर की जाए अच्छे से जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उसको। रिड्यूस इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी, और कम की जानी चाहिए जो डुप्लीकेसी का जो डाटा है इंफॉर्मेशन के सिस्टम में वो। ये ऐसा नहीं कि हम एक ही डेटा को कई बार फीड करना पड़े हमें, अगर एक जगह हम उसे अपडेट कर रहे हैं तो हर जगह वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये कहा गया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये कुछ खासियतें होनी चाहिए। पहली खासियत, लार्ज कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर एक्सेस, और हमें जल्दी उसका एक्सेस भी मिल पाए। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ग्रांट ए कॉम्पिटिटिव एज, एंश्योर फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और ऑफर फास्टर कम्युनिकेशन और रिड्यूस इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी। तो ये बात की जाती है। इसके बाद का जो टॉपिक है अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है बताइए, किसी को पता है तो। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, software, communication devices, network, and data resources that processes data and information for a specific purpose. Information system is a combination of people, hardware, software,
communication devices, network and data resources that process data and information for a specific purpose। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर 5 से 6 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? वो कॉम्बिनेशन है किसका? सबसे पहले पीपल का, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू अब हम कम्युनिकेट करेंगे यानी आपस में बातचीत करेंगे, तो वो डिवाइसेस यानी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गया। और किसके माध्यम से हम करते हैं? नेटवर्क के ऊपर करते हैं, तो नेटवर्क हो गया। और क्या हम चीजें करने वाले हैं, तो डेटा के जो रिसोर्सेज है उन्हीं को तो शेयर वगैरह करेंगे ना, या उन्हीं की बात करेंगे। गेट प्रोसेस, और जिससे क्या होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन का किसी खास उद्देश्य से। तो फिर से याद करते हैं, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम, तो ये कौन यूज करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये उसका पार्ट है। तो आपको बताना है कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो सबसे पहले बताया गया है, स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम, ये टॉप लेवल यूज करता है, यानी जो सीईओ हो गए हैं, एग्जीक्यूटिव्स लेवल के जो हो गए हैं, यानी जो सबसे ऊपरी पद के ऊपर जो बैठते हैं, यानी जो ऑनर होते हैं। और अगर ऑडिट में बात की जाए तो जो टीसीडब्ल्यूजी होते हैं वो यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम को। ए प्रिंसिपल एरिया is tracking changes in the external condition and matching these with internal conditions of organizations to track and deal with strategic issues, assisting long term planning। और ये हमें क्या, जो हम लंबे समय के लिए जो कोई भी प्लानिंग या पॉलिसीज जो बनाते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं। तो ये जानते हैं फिर से, ए प्रिंसिपल एरिया, सबसे खास प्रिंसिपल एरिया है इस ट्रैकिंग चेंजेस, जो ट्रैक करता है यानी जो निगरानी रखता है, जो चेंजेस हम कर रहे हैं किसमें, एक्सटर्नल कंडीशंस में, और मैचिंग दीज विद द इंटरनल कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी बाहर की परिस्थितियों में जो चेंज आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने अंदर में या परिवर्तन करते हैं उसमें समय के साथ, यानी जो समय की मांग होती है उसके अनुसार ही अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं उसमें भी चेंज करते रहते हैं, यानी जैसा समय है उसके हिसाब से हम भी चेंज हो रहे हैं। टू ट्रैक एंड डील विद स्ट्रेटेजिक इश्यूज, और जिससे हम ट्रैक कर सके और डील कर सके स्ट्रेटेजिक इश्यूज को। असिस्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और जिससे क्या हमारी सहायता मिल पाए लंबे समय की जो प्लानिंग है उसके। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, तो सेकंड लेवल का जो सिस्टम होता है कौन सा होता है? मैनेजमेंट लेवल। तो आपको पता चल गया होगा कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल। स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट, नॉलेज और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट, नॉलेज, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशनल लेवल। कितने लेवल हो गए? 4 लेवल। सबसे पहला बताइए, स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल, ऑपरेशन लेवल। लेवल नहीं, केवल मत बोल देना, लेवल है। तो पहले जो दूसरा है बात करने वाले हैं, मैनेजमेंट। यूज किया जाता है किसके लिए? मॉनिटरिंग को कंट्रोलिंग करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडल मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट की यानी जो बीच का जो मैनेजमेंट होता है उसको मदद करता है। कौन सा? मैनेजमेंट लेवल। यूज किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ मिडल मैनेजमेंट। नॉलेज लेवल सिस्टम, जो नॉलेज लेवल सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। सपोर्ट करता है किसको? डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स को। सपोर्ट डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। नॉलेज लेवल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स। These further control the flow of paperwork and enable group working। और ये enable करता है कि हम समूह में काम कर पाए। नॉलेज लेवल के पास क्या होता है? सपोर्ट में डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स, यानी वो जो भी हमारी जो नॉलेज होती है उसके अंदर स्टोर की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और वहां से जब हमें कोई जरूरत होती है तो उसके हिसाब से वहां से हमें रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और ये फर्दर कंट्रोल करते हैं किसको? फ्लो ऑफ पेपर वर्क एंड एनेबल ग्रुप वर्किंग, यानी हम जो समूह में जो काम करते हैं ये उसको भी क्या करते हैं? एनेबल करते हैं, यानी उसको भी यूज करते हैं। तो फिर से हम पढ़ेंगे नॉलेज लेवल सिस्टम। तो नॉलेज लेवल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स। These further control the flow of paperwork and enable group working। उसके बाद में जो लास्ट लेवल है कौन सा है? ऑपरेशनल लेवल।
यानी जो सबसे नीचे का काम करने वाले, यानी जो डे टू डे का काम जो देखते हैं, जो ऑपरेशनल देखते हैं, जो ट्रांजेक्शन देखते हैं उसमें। तो ये सपोर्ट करता है ऑपरेशनल मैनेजर्स को ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज में, यानी जो डे टू डे वाली जो एलिमेंट्री एक्टिविटीज होती है उसमें। दीज कैन इंक्लूड ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर हो गया, इनवॉइस ट्रैकिंग हो गया, एक्सेट्रा। एंश्योर दैट बिजनेस प्रोसीजर्स आर फॉलो, और एंश्योर करता है यानी ये चेक करता है कि क्या सही में जो बिजनेस के प्रोसीजर्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि सारा जो इम्प्लीमेंटेशन का काम तो इन्हीं का होता है बेचारे। ऊपर वाले तो क्या फॉर्मुलेशन करते हैं, नीचे वाले ही तो इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना। तो इसलिए क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑपरेशनल मैनेजर्स को ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज। दीज कैन इंक्लूड ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर, इसमें शामिल होता है इनवॉइस की ट्रैकिंग करना या बिलिंग करना, एंश्योर करना कि जो बिजनेस प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो एक ये हमारा क्या है, पिरामिड है। ऊपर जा गया टॉप, बीच में जा गया मिडल, और सबसे नीचे लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल है वो क्या, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब ESS, ये आपको आने वाले जो स्लाइड है वो इसमें पता चलेगा। सेकंड क्या है, मिडल यानी टेक्निकल और मैनेजमेंट लेवल का हो गया, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। और लोअर पे ऑपरेशनल हो गया, और TPS यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अब बात कर ली जाती है TPS की। तो TPS होता क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये तो हमें पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, ये सभी चीजें क्या हमें पता होती है लेकिन हम एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना और लिख के देखना। ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में बी डिफाइंड as a type of information system that collects, store, modify, and retrieve the day-to-day data transaction of an enterprise. तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, मे बी डिफाइन एज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्राइव करता है द डे टू डे डेटा ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। और जो रोजमर्रा की जो डेटा की ट्रांजेक्शन होती है उसको करता है प्रोसेस। तो फिर से हम पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम may be defined as a type of information system that collect, store, modify, and retrieves the day-to-day data transactions of an enterprise. A transaction processing system may be defined as a type of information system. उसको एक प्रकार से जो टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का उसको डिफाइन किया जाता है। that collect, और जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्राइव करता है द डे टू डे डाटा ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हम फिर से पढ़ेंगे इसको 2 से 3 बार और। ATPS in transaction processing system may be defined as a type of information system that collect, store, modify, and retrieve the day-to-day data transactions of an enterprise. अब बात की जाती है एट्रीब्यूट्स ऑफ TPS क्या होते हैं। तो इसका जो कोड क्या है, हीट यानी हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग, E से इक्विवेलेंस, A से एक्सेस कंट्रोल और T से ट्रस्टवर्दीनेस। तो आइए जानते हैं क्या होती है हीट। हीट तो अभी आपको पता ही है, गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे हीट का मतलब दूसरा है, तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है H का मतलब क्या है, हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग है। इसका मतलब इंस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी चाहे कितनी भी ट्रांजेक्शंस की हो प्रोसेसिंग, लेकिन वो तुरंत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने सुबह दिया है और वो रात तक चलती जा रही है प्रोसेसिंग, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो एच का मतलब क्या हो गया, हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने भी मात्रा में हो, वॉल्यूम हो ट्रांजेक्शंस का, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सेकंड क्या आ गया है, इक्विवेलेंस, यानी क्या, ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस इन सिमिलर फॉर्मेट एवरी टाइम टू एंश्योर दैट फुल इफेक्टिवनेस इज अचीव, जिससे एंश्योर किया जा सके यानी कंफर्म किया जा सके जो भी इफेक्टिवनेस है वो पूरी तरीके से अचीव की जा रही है, यानी प्राप्त की जा रही है। इक्विवेलेंस मतलब ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस इन द सिमिलर फॉर्मेट, यानी जो एक बार फॉर्मेट बना दिया कि अगर यहाँ पे 10 नंबर के मोबाइल डिजिट है तो 10 नंबर फिट नहीं करोगे आप आगे नहीं जा पाओगे।
तो आपको 10 नंबर फीड करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस का जो सिमिलर फॉर्मेट है वो इसी में प्रोसेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार किसी में करते दूसरी बार किसी और में भी करने को वो तैयार हो जाए। एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल एंश्योर करता है that people who are not authorized to use the system are not permissible to influence or transform the transaction process. Access control ensure करता है that people who are not authorized to use, यानी जो authorized बंदे नहीं है यूज करने के लिए सिस्टम को, वो यूज ना कर पाए, उनको कोई परमिशन ना मिल पाए वहां से। उसके बाद में टी का मतलब क्या हो गया, ट्रस्टवर्दीनेस हो गया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू बी रोबस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। ट्रांजैक्शन जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है उस पर डिजाइन करना चाहिए कि यानी कैसी भी परिस्थितियां हो वो हर प्रकार को झेल पाए और उससे मुकाबला कर पाए, और ट्रस्टवर्दी यानी हम उस पर भरोसा कर पाए, और वो काबिल काबिल होना चाहिए टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी, येट एट द सेम टाइम कंडक्ट सेवरल चेक टू मेक सर्टेन डेटा इंटीग्रिटी इज प्रिजर्व, जिससे क्या है डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो बनाए के रखी जा सके। Trustworthiness is capable to process transactions very rapidly, yet at the same time conduct several checks to make certain that the data integrity is preserved. तो हम फिर से देखते हैं हीट क्या होता है। सबसे पहले H हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग, E इक्विवेलेंस, A एक्सेस कंट्रोल, T ट्रस्टवर्दीनेस। H हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग, E इक्विवेलेंस, A एक्सेस कंट्रोल, T ट्रस्टवर्दीनेस। तो H हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, इंस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक साथ प्रोसेस की जाएगी चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन हो। ई इक्विवेलेंस, ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस इन द सिमिलर फॉर्मेट, ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जाएगा सिमिलर फॉर्मेट में एवरी टाइम, हर बार, टू एंश्योर दैट फुल इफेक्टिवनेस इज अचीव, जिससे हम ये एंश्योर कर सके कि जो हमारी इफेक्टिवनेस है, काबिलियत है, वो हम पूरी तरीके से अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। एक्सेस कंट्रोल एंश्योर करता है कि जो पीपल ऑथराइज पर्सन है वो इसको यूज कर पाए, अनऑथराइज बंदा इसमें झांक भी ना सके। और ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो रोबस्ट हो, यानी धूल मिट्टी आंधी बारिश तूफान भूकंप सुनामी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना सिस्टम चलता रहना चाहिए। लाइट जाए तो इन्वर्टर का जुगाड़ होना चाहिए, इन्वर्टर खराब हो जाए तो जनरेटर का जुगाड़ होना चाहिए, और बारिश आए तो वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए। तो टीपीएस क्या होता है, सिस्टम डिजाइन किया जाता है टू रोबस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, is capable to process transactions very rapidly, yet at the same time ट्रांजेक्शन तो प्रोसेस करेगा बहुत जल्दी में, लेकिन ऐसा ना हो कि वो गलतियां छोड़ दे, लेकिन गलतियों को भी वो चेक करेगा साथ ही साथ उसी फुर्ती के साथ में। एट द सेम टाइम कंडक्ट सेवरल चेक्स टू मेक सर्टेन दैट द डेटा इंटीग्रिटी इज प्रिजर्व, कि जो डेटा की जो आबरू इज्जत अखंडता है वो बनी रहे। पीपीएस में ही एक आता है एसिड टेस्ट, और ये हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में लगभग लगभग आता ही आता है एसिड टेस्ट। हाँ, अगर आप देखोगे ना अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं तो हर बार मई में नहीं आया तो नवंबर में आया, नवंबर में आया तो मई में, और कई बार ऐसा हुआ दोनों में भी आया, और कई बार ऐसा हुआ कि दोनों में नहीं आया हुआ, तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये आएगा। तो आप ये चेक कर लेना कि लास्ट अटेम्प्ट में आया था या नहीं। तो ये जानते हैं एसिड टेस्ट क्या होता है। एटमोसिटी, ए मतलब एटमोसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ए मतलब एटमोसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ए मतलब एटमोसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ए मतलब कंसिस्टेंसी, सी मतलब ए मतलब एटमोसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ए मतलब एटमोसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। दिस मीन्स, उसका मतलब होता है क्या,
that a transaction is either completed in full, या तो ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगी या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी. If one account is debited, other is not credited, it doesn't qualify as a transaction. अगर एक अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो लेकिन दूसरा क्रेडिट नहीं हो रहा तो उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे. ट्रांजेक्शन वही होगी जहां पे डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा और दोनों साथ साथ होगा. कंसिस्टेंसी, टीपीएस सिस्टम एग्जिस्ट विद इन ए सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स, यानी जो रूल्स बना दिए गए हैं, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट भी होगा, तो ये कंसिस्टेंसी ये फॉलो होती रहनी चाहिए. आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन मस्ट अपीयर टू टेक प्लेस इन सर्कुलेशन. The funds can't be credited to an account before they are debited from another. यानी एक सिस्टम जो बना दिया गया उसी को फॉलो करना है कि यानी पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा. ऐसे नहीं कि उसके अकाउंट में तो पैसे आ गए लेकिन डेबिट हुआ ही नहीं. तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपने जैसे यहां से डेबिट करना था किया ही नहीं और क्रेडिट आपने यहाँ पे कर दिया 10,000 रुपए. अब इसने इतनी देर में 5,000 निकाल लिए और इसके अकाउंट में बचे 5,000, लेकिन आपने तो यहाँ पे 10 कर दिए, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे माइनस के 5 करेगा. तो इस केस में ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है. तो इस वजह से क्या होता है, पहले डेबिट उसके बाद क्रेडिट. अगर डेबिट ही नहीं होगा तो क्रेडिट भी नहीं होगा. समझे ये बात यहाँ तक. और उसके बाद में ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब वंस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, अगर ट्रांजेक्शन एक बार कंप्लीट हो गई तो उसको अनडन नहीं किया जा सकता, यानी अनडू नहीं कर जा सकता. इफ टीपीएस सफर्स फेलियर, a log will be created to document all completed transactions. जिससे जितने भी ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हुई है उसका एक लॉग बनना चाहिए. अगर कभी टीपीएस फेल हो रहा है तो हमें पता तो चलेगा ना कि किसके पैसे फंस गए हैं सस्पेंस अकाउंट में आके. तो जब भी हो सकता है जब हमारा टीपीएस ड्यूरेबल हो, कि ट्रांजेक्शन तो पूरी तरीके से या तो कंप्लीटली करेगा, और ऐसा ना हो आपने पैसे निकाले फिर आप अंडू कर दो एटीएम में जाके, मैं तो पैसे निकाले ही नहीं थे, फिर निकाले फिर अंडू कर दो और आपका अकाउंट फिर से वही 10 लाख थे आपके पास में और वो तो आप अंडू कर करके 20 लाख पहुंचा दो. ऐसे तो मैंने तो निकाले नहीं जी, मैंने तो निकाले नहीं. ऐसे नहीं होगा. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. ए मतलब एटमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी. तो एटमिसिटी में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होगी या तो पूरी तरीके से होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी. दिस मींस दैट a transaction is either completed in full or not at all. If one account is debited and other is not credited, it is doesn't qualify as a transaction. उसको qualify नहीं किया जाएगा transaction. Consistency, if a system exists within a set of operating rules, isolation transactions must appear to take place in isolation यानी circulation. जो transactions होती है वो appear करनी चाहिए to take place in circulation. The funds can't be credited to an account before they are debited from another. यानी जो funds हैं वो जब तक किसी अकाउंट में क्रेडिट नहीं करने हैं जब तक कि वो किसी पहले वाले अकाउंट से डेबिट ना हो जाए. Durability. Once transaction are completed they can't be undone. उनको undone नहीं किया जा सकता. इफ टीपीएस सफर फेलियर, अगर टीपीएस इन केस कभी फेल हो जाता है तो लॉग बनना चाहिए, उसमें क्रिएट हो जानी चाहिए देखिए किसकी जो ट्रांजेक्शन है वो अनसक्सेसफुल हो गई है, जिससे उनका पैसा उनको लौटाया जा सके. तो ये था एसिड टेस्ट. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम OAS. तो हमने कितने टीपीएस कर लिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम कर लिया, और भी एक किया था हमने अभी OAS. क्या होता है? Office automation system is amalgamation of hardware, software, and other resources used to smooth the progress of communications and augment efficiency. और जो बढ़ाते हैं efficiency को
Office automation system is use new technology to get a better working environment. यूज करता है एक नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो कला है उसको, और जिससे जो है एक बेटर वर्किंग का एनवायरनमेंट हमें मिल सके। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज अमेलगमेशन, यानी वो मिला हुआ है ऑफ हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से और अदर रिसोर्सेज से, जिसको यूज करके टू स्मूथ द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑगमेंट एफिशिएंसी, और जिसके द्वारा हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज amalgamation of hardware, software, and other resources used to smooth the progress of communications and augment efficiency. Office automation system is to use new technology to get a better working environment, जिसके द्वारा हम अच्छी प्रकार के working environment को दे पाएं। Office automation system is amalgamation of hardware, software, and other resources used to smooth the progress of communication, augment। बेसिकली ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम वो सभी चीजें होती है, वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी हार्डवेयर, जिसके द्वारा जो भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं उसमें हमारा काम में जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़े, लेकिन जो हमारे एफर्ट्स हैं, यानी जो हम मैनुअली काम करते हैं वो कम से कम हम करें, तो उसको कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हमें चीजें पता है लेकिन हम एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम ये सोचते हैं हमें आता है और हम लिख नहीं पाते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम अमेलगमेशन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उन सभी अदर रिसोर्सेज का, जिसको यूज किया जाता है यूज टू स्मूथ द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑगमेंट एफिशिएंसी। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी टू गेट ए बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द डेटा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर किया जाता है कि टू द डेटा, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूज। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द डेटा, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूज। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसको फिर से पढ़ेंगे हम। MIS refers to the data, equipment and computer program that are used to develop information for managerial use। यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है सभी चीजें और जो डेटा होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, जिनको यूज किया जाता है कि डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन, किसके लिए? मैनेजर पर्पस के लिए। MIS इज ए सिस्टम, MIS क्या सिस्टम है? विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है क्या? एक्यूरेट प्रोसेसिंग, टाइमली एंड मीनिंगफुल डेटा। MIS is a system which provides accurate, timely, and meaningful data for management, planning, analysis, and control to optimize the growth of the organization. Management information system is a system which provides accurate, timely, and meaningful data for management, planning, analysis, and control of to optimize the growth of the organization. MIS is an integrated application. MIS क्या है? Integrated application होती है। MIS is an integrated application। फिर से हम पढ़ लेते हैं। MIS refers to the data, equipment and computer program that are used to develop information for managerial use। Management information system is a system which provides accurate, यानी provide करता है accurate, timely and meaningful data for management, planning, analysis and control to optimize the growth of the organization। MIS is an integrated application। MIS is generally in the form of computer generated report and usually generated from data obtained from transaction processing system। MIS सिस्टम जनरली किसके फॉर्म में होता है? कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स के फॉर्म में होता है, जो यूजुअली क्या करता है? जनरेट करता है डेटा को, जो हम लेते हैं किससे? TPS से हम लेते हैं, यानी पहले TPS होता है, पहले ट्रांजेक्शंस होती है, उसी के बाद में MIS आता है। ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है, यानी पहले ट्रांजेक्शंस होती हैं उसके बाद ही कोई रिपोर्ट बन पाएगी। अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तो MIS भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे एयरलाइंस की रिजर्वेशन हो गई, बैंक के ऑपरेशंस हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स का हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एप्लीकेशन हो गई, या फिर ट्रेन का रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। तो ये सारे MIS के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस का ड्यूरेशन जो भी अपना चलेगा वो करीब करीब 45 मिनट से 1 आवर का होगा। उसमें हम अभी पहले रीजनिंग को
जो है अपना आईटी को हम इसमें कवर कर रहे हैं पहले, साथ-साथ अभी एसएम भी मैं स्टार्ट कर दूँगा इसमें और ऑडिट भी आपकी चलेगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपके बराबर चलेंगे। अगर इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में एडवांस अकाउंटिंग के में भी कोई डाउट आता है तो वो भी मैं आपके क्लियर कर दूँगा साथ-साथ। अगर मैं देखता हूँ वरना वो भी मैं जो स्टडी मटेरियल है, जो प्रैक्टिस मैनुअल और उनके क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए, आज बस इतना ही रखता हूँ मैं। आप सभी इस चैनल पे नए हैं, बस मेरा उद्देश्य ये है आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से करें, कहीं और से करें, लेकिन करते ज़रूर रहिए, क्योंकि ये मौका शायद बार-बार ना फिर ये मौका ना मिले।